तो आज तारीख है 8 दिसंबर, और 8 दिसंबर के जितने भी इंडिया की लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, पीआईबी वगैरह, सबकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब हम आज कवर करेंगे। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो जो कुछ न्यूज़ आई है, जैसे एक तो नागालैंड की न्यूज़ आई है कि नागालैंड में हॉर्नबिल जो फेस्टिवल मनाया जाता है, नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो, उसको इस बार मनाया नहीं जा रहा है क्योंकि अभी देखते हैं आसपा की वजह से इतने लोग वहाँ सिविलियन मारे गए इस वजह से। फार्मर्स यूनियन की आज मीटिंग भी है, ये भी न्यूज़ फ्रंट पेज पे ही है कि फार्मर्स यूनियन की मीटिंग है, हो सकता है आज खत्म हो जाए इन लोगों का आंदोलन, देखते हैं क्या निकल के आता है। और एक ममता जो बनर्जी हैं, उन्होंने बीएसएफ को रिहायशी इलाकों में आने से रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए बोला है केंद्र सरकार को, इसकी भी एक न्यूज़ है क्योंकि अभी हम देखते हैं बीएसएफ के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज किए गए थे कि अब वो बॉर्डर से 15 किलोमीटर नहीं, तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर तक अपनी जो सर्वे वगैरह है और अपनी जो ड्रिल्स वगैरह है वो सब चला सकते हैं, तो इसकी बनाई की गई है। और ओमनिक्रॉन के बारे में न्यूज़ आई है कि ओमनिक्रॉन माइल्ड ही है, मतलब ज़्यादा लोग जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, तो ओमनिक्रॉन अभी तक भले ही इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा हो बट सीवीआईटी कम है, तो इसको लेके एक न्यूज़ आई है। एक सुधा भारद्वाज को लेके आई है, तो उनको रिलीज करने के लिए बोल दिया है कोर्ट ने, जो भीमा कोरेगांव केस में पकड़ी गई थी, हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे तो ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा कुछ जानने के लिए हो। एक पेज नंबर 5 पे आई है हैदराबाद की न्यूज़ कि हम जानते हैं लॉकहार्ड मार्टिन करके एक कंपनी है जो यूएसए की लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मेकिंग कंपनी है, उसने और टाटा दोनों लोग मिलके हैदराबाद में एक प्लांट लगा रहे हैं। तो बेसिकली दोनों लोग मिलके यहाँ पे जो हम देखते हैं फाइटर प्लेन्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग कंपनी लगती है, कोई विंग्स बनाता है, कोई फाइटर प्लेन की मॉड्यूल बनाता है, कोई कॉकपिट बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो बेसिकली ये लोग हैदराबाद में लॉकहार्ड मार्टिन और टाटा दोनों मिलके टाटा एलएम एरो कंपनी एक नई खोलेंगे और यहाँ पे फाइटर प्लेन्स के विंग्स बनाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें ना कि टॉप 10 देश जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च करते हैं, तो उनमें नंबर 1 पे यूएसए आता है तकरीबन $278 बिलियन के साथ में। चाइना हम जानते हैं $252 बिलियन के साथ में सेकंड पे है, और थर्ड नंबर पे इंडिया है $72 बिलियन के साथ में, और रशिया है $61 बिलियन के साथ में फोर्थ नंबर पे। लेकिन देखो साफ पता है सब लोगों को कि रशिया सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। रशिया अपने डाटास कभी सही तरीके से लॉन्च नहीं करता और ना ही चाइना करता है, तो इन दोनों की तो क्या ही कह सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि जीडीपी के हिसाब से सब लोग सबसे ज़्यादा कौन डिफेंस पे खर्च करता है, तो ओमान और सऊदी अरेबिया टॉप पे हैं, जो तकरीबन 10% जीडीपी का अपने केवल डिफेंस पे ही खर्च करते हैं बजट में। और भारत तकरीबन अपने बजट का 2.1% जीडीपी का खर्च करता है। और भारत ने तो एक सृजन पोर्टल भी बना दिया है अभी नया, जिसपे हम देखते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचे खरीदे जा सकते हैं इन सब के लिए। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एचआईवी के बारे में कि देखो एचआईवी हम लोग जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, उसको लेके अभी तक 100% कोई भी मेडिसिन नहीं है जो बनी हुई है। लेकिन अभी एक नई जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसको द्वारा एक नई खोज की गई है कि हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उसका अगर यूज किया जा रहा है एचआईवी वायरस पे, तो वो कब तकरीबन उसके जो असर जो वो डालता है उसको 2 गुने तक कम कर दे रहा है। तो ये एक नई रिसर्च की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। एचआईवी हम जानते हैं बेसिकली कि एचआईवी के लिए अभी तक केवल एक ही चीज़ है जो हम देखते हैं, CAR-T, जो कॉम्बाइंड एंटी रेटिनोवन थेरेपी जो होती है, बेसिकली वही है अभी तक, जिससे बेसिकली ये मान लो कि जो इंसान 4 साल जीने वाला था वो कार्ड करवा लेता है तो 6 साल तक जी जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता बेसिकली। और अभी बात करें तो एचआईवी वायरस शुरू कहाँ से हुआ था, तो 1920 में हम लोग देखते हैं जो किन्हासा करके एक जगह है, वहाँ पे एक चिंपांजी है तो किसी ने मार के खा लिया था, तो उसके अंदर वो वायरस था, इंसान के अंदर आ गया था और वहीं से पहला केस निकला था और मरना लोग शुरू हो गए थे। और एचआईवी ही आगे जाके एड्स बन जाता है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बेसिकली, जिससे फिर उसके बाद में तुम्हारे अंदर देखो होता क्या, CT4 जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो तुम्हारे बॉडी में तकरीबन 1600 होती हैं, 1400-1600। जैसे ही एचआईवी तुम्हारे अंदर आता है तो वो CT4 जो वाइट ब्लड सेल है उनको मारना शुरू कर देता है और उनको घटा के 200 तक ला देता है और वहाँ पे तुम्हें एड्स हो जाता है। तो अब ये होता क्यों है, हम लोग जानते हैं ब्लड ट्रांसमिसिबिलिटी की वजह से, सीमन की वजह से, जो वेजाइनल सिक्रेशन है उसकी वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, इन सब चीज़ों से हो जाता है। दुनिया में कहा जाए तो तकरीबन 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एचआईवी से ग्रसित हैं, जिनमें 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी पिछले 1 साल में मारे भी गए हैं। अफ्रीका इसमें टॉप पे है बेसिकली अगर कॉन्टिनेंट से बोला जाए, और इंडिया में भी कहा जाए तो तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं 7 करोड़ में से। तो सोचो इंडिया एचआईवी का कितना बड़ा वो होता है एक तरीके से।
HIV के लिए UN एड्स करके एक संस्था भी बनाई गई है यूएन के द्वारा, जो 1996 में बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो HIV को सप्रेस करना और देशों में अवेयरनेस फैलाना, इन सब के लिए काम करती है। और बाय द वे एक HIV-1 और एक HIV-2 वायरस भी होता है, जो अभी बेसिकली अफ्रीका में ही है केवल। HIV-2 HIV का ही एक वेरिएंट है जिसको पता लगाना और भी मुश्किल होता है। और अभी पता है, अभी एक नई, अगर इस HIV के बारे में बात करें या एड्स के बारे में, तो एक अच्छी चीज ये निकल के आई है, जो CCR5 डेल्टा 32 करके एक नई स्कीम है, मतलब नया तरीका खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके द्वारा अभी तक 2 लोग हम देखते हैं, रैग ब्राउन थे और अभी एक लंदन पेशेंट था जो लंदन में रहता था, तो इन 2 लोगों को अभी तक HIV से क्योर किया जा चुका है CCR5 के द्वारा। तो ये भी अच्छी बात है, अगर ये तरीका काम कर रहा है लोगों पे, तो इसको और भी जल्दी जल्दी बढ़ाना चाहिए। अभी इस पर रिसर्च चल रहे हैं बाय द वे। तो दैट्स ऑल। एक पेज नंबर 7 पे आई है द हिंदू के, डाटा पॉइंट आया है। ये देखो, ये डाटा पॉइंट हमारे मतलब एग्जाम के लिए किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे ही न्यूज़ है तो कवर कर ले रहा है। अच्छी न्यूज़ है कि 1 आउट ऑफ 3 महिलाएं जो इंडिया में रहती हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से फिजिकली या सेक्सुअली वायलेंस, जो कि मैरिज के बाद उनके पति के द्वारा किया गया है, उसको झेलती हैं अपने लाइफ टाइम में। ये भारत का डाटा है। बाय द वे अगर पिछले 5 साल से कंपेयर किया जाए तो 1.9% का रिडक्शन हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। और अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए तो आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर, यूपी, कर्नाटक, बिहार, यही है टॉप में जिनमें सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है। और हाँ, अगर हम लोग ओवरऑल घरेलू हिंसा की बात करें कि केवल मतलब सेक्सुअल फिजिकल वायलेंस केवल पति के द्वारा नहीं, घरेलू मतलब और भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है ससुराल में, महिलाओं से, तो ओवरऑल अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो कर्नाटक टॉप पे है, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। एक पेज नंबर 11 पे न्यूज़ आई है। अभी देखो, हम जानते हैं विंटर ओलंपिक्स अभी बीजिंग में होने वाला है, और हम जानते हैं एक तरीके से कोल्ड वॉर टाइप की सीन्स बने ही रहते हैं किसके USA और चाइना के बीच में। तो USA ने साफ कह दिया है कि हम लोग बायकॉट करेंगे इस विंटर ओलंपिक का, और क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, ताइवान को लेके ले लें, तिब्बत को लेके ले लें, जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं जो शिनजियांग प्रांत में रहते हैं उनको लेके, हांगकांग को लेके जो अम्ब्रेला प्रोटेस्ट वगैरह चले थे, तो बेसिकली वहाँ पे नॉन ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो इस वजह से हम लोग इस बार के विंटर ओलंपिक्स में भाग नहीं लेंगे, चाइना में USA ने कह दिया है, जो 2022 में होने वाले हैं। चाइना की कल धमकी जैसी आई है US को कि अगर US ने बायकॉट किया विंटर ओलंपिक को तो उसको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, ये शी जिनपिंग के द्वारा कहा गया है। तो बेसिकली अब देखते हैं होता क्या है। देखो, अगर हम बात करें ना कि बायकॉट ये पहली बार करने की कह रहा है, नहीं, एक बार पहले भी बायकॉट हो चुका है। 1980 में हम देखते हैं USSR में हुए थे, जब USSR हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान में घुस गया था और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसको सपोर्ट करने लगा था, और तब भी तकरीबन 60 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने USSR में हुए ओलंपिक्स को बायकॉट कर दिया था। और ओलंपिक कहाँ होंगे ये तो हम जानते हैं, IOC तय करती है। और अगर बात करें तो ये तो हो गए विंटर ओलंपिक्स, और उसके बाद में जो बीजिंग के बाद इटली में होने वाला है, हम लोगों ने बात की थी। और अगर समर ओलंपिक्स की बात करें तो 2024 में पेरिस में है, 28 में LA में है, और 32 में है ब्रिस्बेन में। तो इसका ये भी एक माइनस पॉइंट है कि हो सकता है आज विंटर ओलंपिक्स को ये लोग मना करते हैं 2022 में, तो 2028 में जो LA में समर ओलंपिक होने वाले हैं उसमें फिर चाइना ना जाए। अब ये तो देखने वाली बात होगी क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है UAE से, कि UAE ने, देखो UAE धीरे धीरे कोशिश क्या कर रहा है, अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से इंटरनेशनली कंपनी भी आए, उनके यहाँ टूरिस्ट भी आए, और डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा फायदा हो, तो ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट करे UAE की। तो UAE ने अभी तक, उसके यहाँ केवल एक ही दिन की छुट्टी मिलती थी, 6 दिन का वर्किंग डे होता था। UAE ने कल घोषित कर दिया है कि तकरीबन 4.5 दिन का ही वर्किंग डे हुआ करेगा, मतलब सैटरडे संडे भी जितने भी कर्मचारी हैं उनको छुट्टियां मिले करेंगी, और फ्राइडे को भी हाफ डे हुआ करेगा। तो ये बेसिकली UAE ने अपनी तरफ से किया है, जिससे जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रही हैं इस समय लेके, हम देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोग UAE को बहुत ज़्यादा वो करते रहते हैं कि छुट्टियाँ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मानता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो उसके लिए किया है। देखो, आइसलैंड भी तकरीबन हम देखते हैं 4 दिन ही काम कराता है। जापान, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग सोते ही नहीं है, काम में ही लगे रहते हैं, वो भी अपने यहाँ 4 दिन ही काम कराता है, 3 दिन की छुट्टी रखता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, मानकों को
आधारित करने के लिए यूएई ने भी ये तय कर दिया है कि अब केवल 4.5 दिन ही वर्किंग डे हुआ करेगा पर वीक। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है सवारी को लेके, कि हम देखते हैं अभी WBC इंडियन चैंपियनशिप हुई थी। बेसिकली देखो, हम बताएं, जब भी हम लोग बॉक्सिंग की बात करते हैं तो एक एमेच्योर चैंपियनशिप्स होती हैं, और जो एमेच्योर के खिलाड़ी होते हैं वो हम लोग देखते हैं ओलंपिक्स में खेलते हैं ज़्यादातर। और एक होती है जो प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप लीग्स होती हैं बॉक्सिंग में, वो लोग कभी ओलंपिक नहीं जाते, प्रो लीग्स अलग होती हैं। तो वो जो प्रो लीग्स करवाते हैं वो अलग अलग नेशन वाइज भी अलग अलग प्रो लीग्स भी होती हैं, और एक इंटरनेशनल प्रो लीग होती है। तो हमारे इंडिया के नेशन वाइज जो अभी प्रो लीग हुई है WBC की, उसमें जो सवारी हैं वो इंडियन चैंपियनशिप में जीत गए हैं अभी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आई है, मतलब अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, कि अभी वर्ल्ड इनइक्विटी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि भारत में पुअर और जो भारत को पुअर और वेरी इनइक्वालिटी वाले देशों में रख दिया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में। देखो हुआ क्या है, इंडिया के तकरीबन जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास में इंडिया की तकरीबन 57% वेल्थ है, और जो नीचे के 50% जनता है ना, उसके पास में मात्र 13% वेल्थ है। और इसमें भी जो हमने टॉप 10% कहा ना, इसमें भी तुम ऊपर के अंबानी अडानी जैसे अगर टॉप 10 लोग ले लो ना, तो उनके पास में ही 40% वेल्थ है इंडिया की पूरे की। और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए ना, तो मिडिल ईस्ट और जो नॉर्दर्न अफ्रीका वाले जो देश वगैरह हैं, वो इनइक्वालिटी में टॉप पे है। और सबसे कम इनइक्वालिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा इक्वालिटी कहाँ पे है, तो वो यूरोप के देशों में है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है ज्ञानपीठ अवार्ड को लेके। देखो हम जानते हैं 2020 में भी ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिए गए थे, तो 2020 और 21 के ज्ञानपीठ अवार्डों की घोषणा की गई है एक साथ में। तो जो नीलमणि हैं और जो कवि हैं बाय द वे, उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है 2020 के लिए। और 2021 के लिए जो दामोदर दास हैं, जो नोवेलिस्ट भी है बाय द वे, उनको 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ अवार्ड हम लोग जानते हैं इंडिया में लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज होता है। 1965 में इसको शुरू किया गया था। 14 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पहली बार इसको शंकर जी को जो ये पहली बार मिला था। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में जितनी भी भाषाएं हैं, उनको लेकर अगर कोई आउटस्टैंडिंग काम करता है या उनको प्रचार प्रसारित करता है, बढ़ाता है, तो उसके लिए उसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अनिल मेनन को लेके, कि नासा के द्वारा अभी 10 एस्ट्रोनॉट को चूज किया गया है अपने आने वाले मिशन को लेके। नासा हम जानते हैं नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए कंपनी है, 1958 में स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, और बिल है जो उसके हेड है। तो नासा की अगर बात करें, नासा के जो 10 चूजन एस्ट्रोनॉट हैं, उनमें अनिल मेनन, मतलब ऐसे इंडो अमेरिकन है वो बाय द वे। तो उनकी इंडिया में स्टार्टिंग पढ़ाई हुई, इंडिया में पैदा हुए थे, फिर वो अमेरिका चले गए थे। तो अनिल मेनन को नासा की ये जो 10 जो नए एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं भेजने के लिए, उनमें से एक रखा गया है। और अगर नासा की बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि नासा शुरू किसके द्वारा की गई थी। तो हम जानते हैं DDE, जो ड्वेन डी इरावत है, उनको इरोवा थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी। मतलब थॉट अगर नासा बनाने का किसके द्वारा आया था, तो वो DDE के द्वारा ही आया था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है DRDO को लेकर। अभी देखो होता क्या है, ज़्यादातर जो मिसाइल्स होती हैं, हम लोग वर्टिकली उसको छोड़ते हैं, बाद में जाके वो मिसाइल अपना जगह बदल ले, वो सीन अलग है, दिशा मोड़ ले, लेकिन हम उनको हॉरिजॉन्टली छोड़ते हैं, सॉरी। तो अभी वर्टिकली सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा में। उड़ीसा चांदीपुर में हम जानते हैं ज़्यादातर मिसाइलों का परीक्षण भी वहीं होता है। तो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, उसका वर्टिकली परीक्षण किया गया है पहली बार इंडिया में। तो दैट्स ऑल, बस ये न्यूज़ में था तो हमें जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है साउथ एशिया के बिगेस्ट डिफेंस मेला को लेके। और देखो यहाँ पे मैं डिफेंस बोल रहा हूँ, तो डिफेंस मेला से लोग सोचेंगे इसमें हथियार दिखाए जाएंगे, ये वो फलान दिखाए, नहीं। इसमें रक्षा सुरक्षा वाला डिफेंस है ये, कि हमें खुद की रक्षा करनी है। उस हिसाब से जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह होते हैं, फायर सेफ्टी कंपनीज वगैरह होती हैं, वो सब आएंगी इसमें। तो साउथ एशिया का बिगेस्ट डिफेंस मेला ये किया जा रहा है दिल्ली में, जो इसका नाम रखा गया है कॉन्फ्रेंस इंडिया एक्सपो। तो पूरी दुनिया के जो अलग अलग फायर सिक्योरिटी मेजर्स की जितनी भी कंपनियां हैं, या जो नए नए इक्विपमेंट्स, उपकरण और चीज़ें जो उन लोगों ने बनाई हैं, वो यहाँ पे आके डिस्प्ले करेंगे।
तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को लेके। तो हम जानते हैं 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। 1944 में इसको शिकागो में शुरू किया गया था, और ICAO है जो इसको मनाता है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो है। और किस लिए मनाया जाता है? तो सिविल एविएशन के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए, उसके मार्केट को और बूम करने के लिए, सब देशों को एक साथ में लाने के लिए। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मटुआ को लेके। देखो मटुआ है क्या? मटुआ बेसिकली एक अनहैबिटेबल वोल्केनिक आइलैंड है, जो हम देखते हैं ना रशिया और अलास्का के बीच वाला पार्ट है जिसमें क्यूरिल आइलैंड्स आते हैं। तो क्यूरिल आइलैंड्स में से एक छोटा सा आइलैंड है मटुआ नाम का। तो अब ये न्यूज़ में कैसे आ गया? हुआ क्या, रशिया ने अभी वहाँ पे अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसको मटुआ पे इम्पोज कर दिया, वहाँ पे लगा दिया उसने, रशिया ने। और जैसे ही रशिया ने लगाया तो सारे देश एकदम से उसमें आ गए अलर्ट में कि ये हो क्या रहा है। और बेसिकली है क्या ना, जो सी ऑफ ओकोस्क है, हम लोग जानते हैं, जिसपे चाइना भी अपना कहता रहता है कि सी ऑफ ओकोस्क हमारी है। तो बेसिकली वो भी मटुआ के बहुत पास में पड़ती है, मटुआ उससे ही लगता है। तो वहाँ पे जब रशिया अपनी चीज़ें डिप्लॉय करने लगता है तो सभी के लिए एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। और हम जानते हैं कि पहले चलो इसमें डिप्लॉयमेंट था भी एक समय पे, फिर जब वर्ल्ड वॉर्स वगैरह खत्म हुए थे तो डिप्लॉयमेंट्स वगैरह हट गए थे, तब से कोई नहीं था। तो अब रशिया पहली बार पहुंचा है इस पे। तो न्यूज़ में था तो इसलिए हमें कवर करना जरूरी है और जानना जरूरी है आइलैंड कहाँ है, कैसे है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है बिम्स्टेक कंट्रीज के द्वारा एक जो पैनिक एक्सरसाइज है PANIK, वो एक्सरसाइज पैनिक 21 कराई जा रही है, जो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज है। हम जानते हैं बिम्स्टेक जो कंट्रीज है वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही हैं, उनमें ज़्यादातर हिंद महासागर से लगी हुई कंट्रीज ही आती हैं। तो एक दूसरे की मदद करना, आपदा आ जाए तो एक दूसरे के लिए जॉइंट मिलिट्री जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाना, तो इनके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज की जा रही है बिम्स्टेक कंट्रीज के द्वारा। बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रीलंका है जो इसका चेयरमैन है अभी बाय द वे, और ढाका है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। बाय द वे बिम्स्टेक एक ऐसा ग्रुप है ना, बिम्स्टेक में ज़्यादा काम होते ही नहीं है। बिम्स्टेक की जो ईयरली मीटिंग है वो भी नहीं हो पाती, अभी पिछले साल भी नहीं हो पाई थी, उसके पिछले में भी नहीं हो पाई थी, अभी भी कहा जा रहा है लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है ऐसा लग रहा है। तो ये मीटिंग में बड़ी मुश्किल है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है U22 को लेके। बेसिकली U22 क्या है? U22 एक रोवर है जो चैंग 4 मिशन के द्वारा चाइना ने भेजा था, लूनर मिशन में भेजा था बेसिकली, और वो भेजा था मून पे। मून की जो फार साइड है ना, देखो मून भी उसी रफ्तार से घूमता है जिस रफ्तार से पृथ्वी, इसलिए हमें हमेशा मून का केवल एक ही साइड दिखता है। तो जो दूसरा साइड ढका रहता है उस साइड के बारे में हमें बहुत चीज़ें कम पता है। तो चाइना ने वहाँ पे ये मिशन भेजा था फार साइड ऑफ मून को खोजने के लिए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक क्यूब जैसा एक टेंट जिसकी फोटो भेजी है U22 ने। अब वो क्यूब टेंट क्या है, वो क्यूब क्या है, ये तो अब आने वाले समय में पता पड़ पाएगा, लेकिन न्यूज़ में आ गया तो हमें पूरा जानना जरूरी हो जाता है। और हम जानते हैं सेलोनोलॉजी कही जाती है बेसिकली, अगर मून की जियोलॉजी को स्टडी किया जाता है तो जो सेलोनोलॉजिस्ट हैं चाइना के, उन लोगों ने इसकी घोषणा की है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नई मंजिल स्कीम को लेके, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा लॉन्च की गई थी। हम लोग देखते हैं 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी बाय द वे, ये स्कीम नई मंजिल स्कीम। तो इसके तहत जो माइनॉरिटी के युवा हैं उन लोगों को प्रशिक्षण देना, स्किल ट्रेनिंग करना, जिससे वो लोग सीख सकें, नई चीज़ सीख सकें, उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके, कम्युनिटी डेवलपमेंट में भाग निभाएं, और साथ साथ में उनका भी स्किल डेवलपमेंट हो। तो इसके तहत अभी एक डाटा लॉन्च किया गया है कि तकरीबन 6.5 लाख ऐसे युवा हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और देखो नई मंजिल स्कीम ना एक पहली ऐसी स्कीम नहीं है जो किसी राज्य सरकार के द्वारा चलवाई या किसी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। पहले भी हम देखते हैं सीखो और कमाओ स्कीम चलाई गई थी यूपीए के टाइम पे, उस्ताद, हमारी धरोहर स्कीम, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, फिर नया सवेरा स्कीम, ऐसी मतलब बहुत सारी स्कीम्स है जो पहले भी चलती रही हैं। तो दैट्स ऑल। इनका ग्राउंड पे अगर कहे फायदा, हाँ दिखता है, लेकिन बहुत ना के बराबर फायदा दिखता है। तो यहाँ पे आज की न्यूज़ खत्म होती है, यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं आज के। तो आज का एक पहला जो एडिटोरियल आया है वो आया है स्टबल बर्निंग को लेके, कि क्या हो रहा है स्टबल बर्निंग में, क्या होना चाहिए, कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं। देखो हम जानते हैं अक्टूबर नवंबर में डेंस हो जाती है फॉग नॉर्थ इंडिया में,
बहुत सारी वजह बनती हैं, पटाखे भी वजह बनते हैं, स्टबल बर्निंग भी एक वजह बनती है, हवाएं जो चलती हैं सर्कुलेट होना वो भी रुक जाती हैं। तो दिल्ली में तो भाई ऐसे पूरा वीक के लिए फॉग छा जाता है, एक वीक के लिए। और अभी हम देखते हैं, अभी तो लॉकडाउन भी करना पड़ गया था इस चक्कर में, दिल्ली को अपनी एक्टिविटी सारी रोकनी पड़ी थी। अब इनमें देखो, हम बेसिकली स्टबल बर्निंग की बात की गई इसमें, तो स्टबल बर्निंग इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसमें ये कहा गया है। लेकिन किसानों के पास, किसान जब खरीफ की फसल काटते हैं दिवाली से पहले, उसके बाद उन्हें रबी की फसल बोनी होती है। तो खरीफ और रबी के बोने के बीच में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। उस वजह से किसान बर्निंग को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जल्दी से जलाएंगे, पूरी खेत साफ हो जाएगा और जल्दी जल्दी दूसरी फसल बो देंगे। सस्ता भी है, रिलायबल भी है, जल्दी काम भी हो जाता है। 2015 में, और लेकिन ये प्रदूषण फैलाता है, तो इस वजह से 2015 में जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके हेड हम जानते हैं आदर्श गोयल है बाय द वे, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया था, जस्टिस आदर्श गोयल। तो एक तरीके से कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि स्टबल बर्निंग को हम लोग इंडिया में पूरी तरीके से बैन करते हैं। बट एक पॉलिटिकल विल ना होना इंडिया में, उस वजह से स्टबल बर्निंग आज तक बैन नहीं हो पाई। एनजीटी का जो जारी किया गया आदेश था वो लागू नहीं हो पाया। सीधी सी बात है, किसान देते हैं चुनाव में वोट, और अगर ये लोग बैन करेंगे तो किसानों को नाराज कर लेंगे, तो इस वजह से ये लोग कर नहीं रहे हैं। फिर आता है आईपीसी का सेक्शन नंबर 188, जो इंडियन पीनल कोड है, उसके सेक्शन नंबर 188 के तहत इसको एक ऑफेंस भी बना दिया गया था। जो एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 है उसको, और आईपीसी के सेक्शन 188 दोनों के तहत इसको एक ऑफेंस बना दिया गया था। तो जो किसान स्टबल बर्निंग कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाने लगा था। फिर इसको लेके भी बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज वगैरह हुई। तो फिर एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड इसको भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया कि अब किसान कोई भी स्टबल बर्निंग करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। फिर हम जानते हैं कि सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च की थी, लंबा सा नाम है, सेंटर स्कीम ऑन प्रमोशन एंड एग्रीकल्चर मैकेनिज्म इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। अब बेसिकली क्या है इस स्कीम का मतलब? इस स्कीम का मतलब ये था कि किसान एक फोन करेंगे, किसानों से 1000 रुपए लगेंगे, बदले में क्या होगा, एक मशीन है जो केंद्र सरकार भेजेगी, वो मशीन वहीं पे लगेगी, तुम्हारे खेत में ही लगेगी। दो तीन तरीके से की जाएगा। या तो मशीन भेजी जाएगी, जो मशीन तुम्हारे पूरी इन सबको काट देगी, जितनी भी तुम्हारी वहां पराली है उनको काट के खत्म कर देगी, और बदले में उससे बायोफ्यूल वगैरह बनाया जाएगा, जो सेकेंड जेन बायोफ्यूल होता है वो सब बना के देगी। और दूसरा, या तो किसान अगर चाहे तो उनको एक लिक्विड दिया जाएगा बेसिकली, जिस लिक्विड को वो पूरे में छिड़क सकते हैं, तो धीरे 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 करके वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब पूरी जितनी भी जो पराली खड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब यहां पे आती हैं दो चीजें। किसान मशीनों के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस क्यों देंगे? किसान 1000 रुपए और क्यों देगा? सीधी सी बात है, किसानों को क्या जला दो, खत्म कहानी तुरंत के तुरंत। और दूसरा, हम देखते हैं पॉलिटिकल विल भी अभी हम लोगों ने देखा नहीं है। और फिर देखो, किसान क्या चाहता है, किसान XC2 मैनेजमेंट चाहता है। किसानों को चाहिए मेरा खेत तुरंत के तुरंत खाली हो। किसान वेट नहीं कर सकता कि तुम कोई लिक्विड छिड़क के चले जाओ, कह दो 20 दिन बाद इसका डिकम्पोज हो जाएगी, और 20 दिन तक किसान बैठ के देखे कि हाँ पराली डिकम्पोज हो रही है। किसानों को तुरंत रबी की फसल बोनी है उसमें, तो किसानों को XC2 मैनेजमेंट चाहिए, ना कि IN-C2। तो इन सब के लिए किया क्या जा सकता है, ये साइड में लिखा है। देखो, हमें पहले कोस्ट, 2 प्रकार की कोस्ट नापनी पड़ेंगी। पहला, कि जब फसलें जलाई जाती हैं, जब मतलब फसलें नहीं, बेसिकली जो दूध है वो जलाए जाते हैं, जो पराली है वो जलाई जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं दिल्ली और हरियाणा के पास में भी, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर नुकसान होता है। तो हमें इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट दोनों के नापने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक फसल जिसको तुम पूरी तरीके से, इन्हीं मशीनों को तुम पूरी तरीके से अगर सब्सिडाइज कर देते हो, तो कितना रुपए लग रहा है केंद्र सरकार को, बदले में कि दिल्ली जैसे एक बड़े शहर को जो डेली में हजारों करोड़ रुपए नुकसान होता है, अगर वो बंद हो जाए तो उसको तुम 6, 10 दिन, 15 दिन बंद रख सकते हो। ये चीज इन दोनों को नापना पड़ेगा, और अगर उसमें खर्चा ज्यादा है तो इनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा पूरी तरीके से हाल के लिए। अवेयरनेस तो जरूरी है ही है, क्लस्टर्स बनाने जरूरी है। क्लस्टर, अब देखो अवेयरनेस लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस में तुम हर किसान को या पूरे पंजाब को, पूरे हरियाणा को एक साथ अवेयर नहीं कर सकते। तुम्हें छोटे छोटे क्लस्टर बनाने पड़ेंगे। क्लस्टर 100 किसानों का, 50 का, 30 का, ऐसी जगह जहां पे ज्यादातर पराली जलाई जाती है हर साल, उन जगह क्लस्टर्स बनाए जाए, उन जगह अवेयरनेस फैलाई जाए, और उन जगह किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। अलग अलग इंसेंटिव तुम सीधे उन किसानों को दे सकते हो जो ज्यादा जला रहे हैं।
ये सब किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को एक्स सीटू प्रणाली पे काम करने की जरूरत है, ना कि इन सीटू, क्योंकि किसानों के पास समय नहीं है कि वो 20 दिन तक बैठ के अपनी फसल को डिकम्पोज होते हुए देखें। एक्स सीटू प्रणाली पे काम करने की जरूरत है। हमें सब्सिडी, हाँ यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, एट द एंड जब किसान बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं तब क्या किया जा सकता है, तब तुम किसानों को और चीजों में मत रोको, लेकिन जिन जिन किसानों ने स्टबल बर्निंग की है, तुम्हारे पास में एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे तुम्हारे उनके पास में डाटा हो तुम्हारे पास में। फिर जब वो किसान सरकार से और चीजों की जो सब्सिडी होती है, मोटर पंप की सब्सिडी हो गई, ट्रैक्टर की सब्सिडी हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी हो गई, या मान लो जब वो बेचने आता है, मतलब अपनी फसल जब बेचने आता है मंडी, तो वहां पे जो सब्सिडी दी जाती है, इन सब से उन किसानों को महरूम किया जा सकता है जिन लोगों ने सरकार की बातें नहीं मानी है। लेकिन ये एट द एंड लास्ट रिजॉर्ट है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल विल भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इसमें, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सच में ये करना चाहती है, कौन सी नहीं करना चाहती है। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। एक आज का लास्ट एडिटोरियल है जो आया है स्वच्छ भारत मिशन पर। अब देखो, इस एडिटोरियल में जो भी लिखा हुआ है, बेसिकली इसने स्वच्छ भारत मिशन समझाया है, लेकिन आधा ही समझाया है। मैं अपने हिसाब से इसको कवर करूंगा, पूरा समझा देना। देखो, स्वच्छ भारत मिशन हम लोग जानते हैं 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल दो तरीके से लॉन्च किया गया था। अर्बन को कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स जो हमारी मिनिस्ट्री है वो देखती है। और रूरल को कौन देखता है? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की जो मिनिस्ट्री थी, बाय द वे वो मिनिस्ट्री बाद में खत्म हो गई थी, आज डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो रूरल को देखता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और अर्बन को देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के दो फेजेस थे। एक फेज आया था 2014 से लेकर 2018 तक, और दूसरा फेज आया था 2018 से लेकर 2021 तक। ये दो फेज में हुआ था। और 2021 में इन लोगों का कहना यह था कि हम लोगों ने ODF को अचीव कर लिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त हो गया है भारत। हम लोगों ने कम्युनिटी टॉयलेट्स और पर्सनल टॉयलेट्स बनाए हैं। हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी कर लिया है। हम लोगों ने लोगों में अवेयरनेस भी ला दी है स्वच्छ भारत को लेके, और एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है जिस वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है। तो ये पूरा काम किया गया था किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत। अब आया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जो SBM 2.0 कह लो अगर बेसिकली छोटे में बोले। अब इसमें क्या है, देखो, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के कुछ अलग मानक हैं जिनको हमें पूरे करने हैं। अब इसमें क्या क्या नई चीजें आई हैं, जैसे शहरों को हमें गार्बेज फ्री करना है। कैसे करना है? पहले क्या था, पहले तुम्हारे यहाँ हरा कचरा का डब्बा, नीले कचरा का डब्बा, ये दो लगा दिए गए थे। गीला कचरा हरे में, सूखा कचरा नीले में, ये सब चीजें सरकार खुद से कर रही थी। अब ऐसी अवेयरनेस लेके आनी है लोगों में जिससे लोग घरों में कचरे को अलग अलग कर लें, और सूखे और कचरे को, सूखे और गीले को अलग अलग कर ले। फिर जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो 100% किया जाएगा। मतलब पूरे देश में ऐसा कोई भी घर नहीं बचना चाहिए जहां पे डेली गाड़ी ना जा रही हो जो अपना कलेक्ट नहीं कर रही हो वहां से कचरा। 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाएगा इस पूरे कचड़े का। ये नहीं कि वो कचड़े का इकट्ठे करते चले गए, इकट्ठे कचरे गए, पहाड़ के पहाड़ बने हैं कचड़ों के, कुतुब मीनार जैसे पहाड़ बने हैं। ये नहीं करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात, जो डंप साइट्स हैं, तुम दिल्ली के बाहर चले जाओ, तुम स्लम डॉग मिलियनेयर देखा होगा तो उसमें बच्चे डंप साइट पे खेलते रहते हैं। मुंबई में चले जाओ, कहीं भी आ जाओ, तुम ग्वालियर में चले जाओ, चेन्नई में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, सूरत में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बड़ी बड़ी डंप साइट से पहाड़ बना रखे हैं कचड़ों के। उनको खत्म करना है और उनको ग्रीन जोन बनाना है। अगला हमारा इसमें टारगेट है कि जो शौचालय है, शौचालय का जो पानी निकल रहा है, देखो घरों में दो प्रकार का पानी निकलता है, एक तो बर्तन वर्तन धोने का, नहाने धोने का, एक शौचालय का पानी। तो शौचालय का पानी कभी भी अनट्रीटेड नदियों में ना जाए, इसको हमें 100% करना है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। ये एक टारगेट रखा गया है। और फिर 3 और अलग टारगेट रखे गए हैं, ODF प्लस का, ODF प्लस का, और वाटर प्लस का। अब ये तीनों क्या है? देखो, ODF तो हम समझ गए थे पहले जो हो चुका है कि हर घर में टॉयलेट बना दिए और जहां पे नहीं है वहां पब्लिक टॉयलेट बना दी। अब ODF प्लस क्या है? ODF प्लस ये है कि शौचालय का जो वेस्ट, शौचालय है, शौचालय में गंदगी नहीं होनी चाहिए, शौचालय साफ रहे। उसके बाद में शौचालय का जो ऑपरेशन है वो सही तरीके से चलता रहे, मतलब जो पानी वानी है वो सब पहुंचता रहे, और शौचालय जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उनका मेंटेनेंस भी अच्छे से होता रहे। ये है ODF प्लस में।
अब ओडीएफ प्लस प्लस क्या है? प्लस प्लस ये है कि जितने भी गंदगी निकल रही है उन शौचालयों से, उन शौचालय की गंदगी सेप्टिक टैंक में रखी जाए। जितनी भी शौचालयों से निकलने वाली जो गंदगी है, चाहे घरों के शौचालय क्यों ना हो, गली गली में सीवर लाइन से जोड़ा जाए। पूरी इंडिया के हर शौचालय को सीवर लाइन से जोड़ा जाए, जिससे मतलब चाहे तुम लोग नहाने के पानी या और पानियों को जोड़ो ना जोड़ो, शौचालय को सीवर लाइन से जरूर जोड़ा जाए, जिससे उनका जो भी जो मल वगैरह मलमूत्र वो सब सेप्टिक टैंक में जाए और वो अनट्रीटेड ना रहे। और अब आती है वाटर प्लस की बात। तो वाटर प्लस क्या है कि जितना भी जो वाटर है, जो नहाने वगैरह का है, बर्तन धोने का है, ये वाटर भी ट्रीट करके जाए। तो ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, कोई खुले में शौच न जाए। ओडीएफ प्लस यानी कि उन शौचालयों को प्रिजर्व किया जाए, उनमें पानी पहुंचाया जाए, उनको उनके मेंटेनेंस किया जाए, उनको ऑपरेशन किया जाए। और ओडीएफ प्लस प्लस कि उन शौचालयों से जितना भी निकलने वाला मलमूत्र है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए किसी भी नदी या कहीं पे भी जाने से पहले। और वाटर प्लस कि वाटर को 100% मैनेजमेंट किया जाए। ये कुछ है जो किए गए हैं नियम लागू, मतलब जो टारगेट रखे गए हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में। अब हम कहते हैं इसके लिए वो कितना है, क्या कहते हैं, बजट। तो अगले 5 साल में केंद्र सरकार ने कहा है कि तकरीबन 1.41 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। और पता है इसमें खातवात क्या है? 40,000 करोड़। 1.41 लाख में से 40,000 करोड़ मतलब तकरीबन 30% जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो टारगेट है वो बजट केवल और केवल इसलिए खर्च किया जाएगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो तुम देखते हो पहाड़ बने हुए हैं, जब ये पहाड़ जगह जगह पहाड़ बने हुए हैं, इनको ग्रीन फील्ड बनाना है और जितने भी ये पहाड़ हैं कचड़ों के, इनको खत्म करना है। इसके लिए केवल 40,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लगाई जाएंगी। हम देखते हैं बायो जो मिथेनाइजेशन प्लांट्स है वो लगाए जाएंगे, जिससे हम इनसे बायोफ्यूल वगैरह भी बना सकें। उसके बाद में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। सैनिटरी लैंडफिल्स किए जाएंगे। गाड़ियां हैं जो साफ करने वाली, बहुत सी तुम देखिए गाड़ियां होती हैं जो रोडें साफ कर देती हैं, ऐसी गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। तो इन सब के लिए भी 1 लाख करोड़ में से और भी काम होगा अलग अलग। सभी स्थानीय निकाय, अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी स्थानीय निकाय मतलब तुम्हारी म्युनिसिपैलिटीज, हर म्युनिसिपैलिटीज को एक फंड दिया जाएगा, स्पेशल फंड जो अभी तक चालू नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत फंड दिया जाएगा, जिसमें बायो रेमेडिएशन के लिए उनको ये फंड मिलेगा कि उनके यहाँ जितनी भी चीजें आ रही हैं उनको बायो रेमेडिएशन किया जा सके। अब और जो नॉर्मल जो चीज चल रही थी स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत के शौचालय बनाना, वाटर वेस्ट को अलग करना, ये करना वो करना, वो सब तो चलता ही रहेगा। अब देखो इसके लिए अब क्या किया जाएगा, क्योंकि काफी फंड तो सरकार देगी, लेकिन इस फंड को निकालेगी कैसे? बहुत बड़ा फंड है। हो सकता है तुम पे टैक्सेस इंपोज किए जाए। ये लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कि अन्य सेस जो स्वच्छ भारत सेस लगता है उसको हो सकता है बढ़ाया जाए, लेवी प्लस किया जाए। लेवी प्लस बेसिकली जो कंपनियां वगैरह हैं, फैक्ट्री वगैरह है, जो ज्यादा कहा जाता नहीं कि पॉल्यूटर पे इंडस्ट्रीज जो है जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है वो पे करेंगी, सीधी सी बात है। उन पे जो ज्यादा पॉल्यूशन है उनको पे करना पड़ेगा, और जो पॉल्यूशन को अपने कम करती हैं या ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री बन जाती हैं तो उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि इसमें अब केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटर ही काम नहीं करेंगे, एनजीओ और सिविल सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सभी को मिलाया जाएगा और ये सब मिलके भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास में केवल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं है कि वो ये सब कुछ अकेले कर पाए, क्योंकि ये पूरे भारत को साफ करने का मिशन है। तो इन सब के लिए कंप्रहेंसिव प्लान की जरूरत है। अब इन सबको अलग अलग नहीं रखा जाएगा। तो दैट्स ऑल, यही है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। और आज की अगर बात करें 8 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।